बीसीसी बरबीघा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक शिक्षक संबंधित अर्थात से टीचर ट्रेनिंग संबंधित हमने एक टॉपिक लाया है जिसका नाम है अधिगम, जिसमें को हम 5 पार्ट में बांटे हैं। और ये अधिगम आप कोई भी एग्ज़ाम यदि देते हैं, सीटेट एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम आपका टीचर लेवल टेस्ट देते हैं, वहाँ पर 5 क्वेश्चंस रहता है। और इसके साथ ही साथ हम ऐसा इसमें बताने जा रहे हैं जिसमें कि आपका यदि ये प्रश्न डीएलएड में कोई सेमेस्टर में यदि आपका एक प्रश्न पूछता है ये, चूँकि ये हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो अधिगम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा, कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषाएं हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपका उसके पक्ष क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, उसकी विधि क्या है, उसका विशेषता क्या है, उसके वक्र क्या है। यहाँ तक हम लोग आज पार्ट 1 में जानेंगे। इसके 5 पार्ट हैं, पार्ट बाई पार्ट आप लोग का इसमें बन जाएगा। सो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अधिगम चैप्टर का नाम है अधिगम, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। अधिगम होता क्या है? देखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। और क्या सीखना, किसमें सीखना, कैसे? तो इसका एक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति में के व्यवहार में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, वहीं से हमको पता चलता है कि उसको सिखाया कैसे जाएगा, है ना। तो अर्थात इसमें हमको सबसे प्राथमिकता यदि अधिगम की परिभाषा में दी जाती है तो प्राथमिकता दी जाती है व्यवहार को, बिहेवियर को। अब व्यवहार में कैसे हम परिवर्तन लाएंगे, क्या करेंगे कि परिवर्तन आएगा, तो उसके लिए हम लोग आते हैं। ये फिलहाल अधिगम का अर्थ है, ये हमने बताया इसको, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम एक टर्म लाते हैं। हमने बोला क्या? तो हमने बोला व्यवहार के बारे में। व्यवहार है ना, ये व्यवहार है क्या, समझिएगा। तो व्यवहार में कैसा परिवर्तन सर? तो व्यवहार में आप अस्थाई परिवर्तन कीजिए। व्यवहार में कैसा परिवर्तन? अस्थाई। तो अब किस टाइप का व्यवहार हो, तो उसमें हमारा 3 टाइप का व्यवहार मुख्य रूप से आता है। पहला आता है मेरा अभ्यास, पहला आता है अभ्यास। दूसरा आता है प्रशिक्षण, है ना। तीसरा आता है अनुभव। समझिएगा ये कह क्या रहा है। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन करना है, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव में यदि अस्थाई परिवर्तन करते हैं तो वह कहलाता है उसका क्या? अधिगम। मतलब ये 3 मेन चीज है जिसमें यदि हम अस्थाई परिवर्तन कर देते हैं, उसके व्यवहार में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा अस्थाई परिवर्तन किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? अधिगम। तो ये जरूरी है सर कि यही आपका प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ही लर्निंग चीज को दर्शाता है? नहीं, इसके अलावा भी किसी चीज के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है ना। क्या क्या, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसके अलावा क्या क्या है? तो इसके अलावा हम लोग फर्स्ट में लेते हैं परिपक्वता। इसके अलावा परिपक्वता, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं, आता है हम लोग का परिपक्वता के बाद बीमारी। कैसे एक एक करके हम बता देंगे, पहले लिख देते हैं। तीसरा है थकान। चौथा है संवेगात्मक विकास। पांचवा है मादक पदार्थों का सेवन। ठीक है। छठा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक और है मूल प्रवृत्ति। समझिए जरा सा, देखिए परिपक्वता है ना। दूसरा क्या है? बीमारी के व्यवहार से भी आप समझ सकते हैं कि उसमें बिहेवियर में चेंज हुआ है ना। मान लिया जाए कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके बिहेवियर में कुछ और चेंज होगा, कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं तो उसके बिहेवियर में कुछ और चेंज होगा। थकान से भी हम लोग का व्यवहारिक परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास से भी हम लोग बिहेवियर में से चेंज समझ लेंगे हम। मादक पदार्थ, कोई यदि नशा पदार्थ करता है तो उसके बिहेवियर में भी चेंज होता है। मूल प्रवृत्ति, उसके बिहेवियर में भी चेंज होता है। जन्मजात रोना, है ना, कहते ये जन्मजात ही इसका व्यवहार ऐसा है।
तो इन अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा अस्थायी परिवर्तन में व्यवहार में लाने का अधिगम कहलाता है। तो परिभाषा है, लेकिन इसके अलावा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन है। किसके किसके? तो अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, है ना। तो परिभाषा फाइनली क्या निकलेगा वो हम लिखते हैं। इसके बाद निकलेगा कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा या अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसी एक मनोवैज्ञानिक का नहीं, ये परिभाषा सभी मनोवैज्ञानिक क्या क्या टर्म दिए उन्हीं सबको मिला करके एक हमारा लॉजिकली डेफिनेशन आता है। तो यदि आपको कहीं पर अधिगम का एक परिभाषा यदि लिखने कहता है तो आप क्या लिखिएगा वो बताते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया? हो गया सर। तो परिभाषा अधिगम का क्या हो गया? यहां लिखते हैं हम लोग हैं, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण, है ना, आए अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम कहते हैं। तो याद रखिएगा, व्यक्ति के किस चीज में परिवर्तन? तो व्यवहार में। किसके कारण? तो अभ्यास, प्रशिक्षण, है ना, और क्या? अनुभव के कारण। कैसा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन आएगा तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिभाषा। अब कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषाएं दी गई वो हम बताते हैं। इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अधिगम का कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा, है ना। हमारे कुछ प्रमुख मनोविज्ञान में पहले वैज्ञानिक आते हैं, बड़ा फेमस नेम है, ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे, क्रो एंड क्रो। क्रो पति पत्नी थे, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, क्रो एंड क्रो। इनके अनुसार क्या परिभाषा दिया गया? तो ध्यान दीजिए, आदत, हैबिट, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा को आप लोग VVI कर दीजिए, क्योंकि ये परिभाषा सीटेट में 2-3 बार पूछ चुका है कि किन मनोवैज्ञानिक का कथन है कि हमारा आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। जिनका? क्रो एंड क्रो का। तो सर याद कैसे करें? तो क्रो एंड क्रो कितने व्यक्ति हुए? 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति ने आज 3 शब्द कहा। तो आज मतलब क्या? तो ये जो हमारा आदत है, इस आदत को हम लोग ले लेते हैं A फॉर आदत। ये जो हमारा अभिवृत्ति है ये भी हो गया A, और ये जो हमारा ज्ञान है ये ले लेते हैं J। तो इस ट्रिक को हम लोग याद कर लें कि आज मतलब हो गया A फॉर आदत, A फॉर अभिवृत्ति और J फॉर ज्ञान, मतलब ज्ञान, है ना। एक ट्रिक नहीं समझा रहे हैं। तो 2 व्यक्ति क्रो एंड क्रो हुए जो कि आज एक परिभाषा बताए। तो आज मतलब A फॉर आदत, अभिवृत्ति और J फॉर ज्ञान। उन्होंने क्या बताया कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये तो समझ गए हम सर। दूसरा हमारा है किनके अनुसार? गिलफर्ड के अनुसार। ये सिंपल परिभाषा। इन्होंने बताया कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन हो, जरूरी नहीं कि वो 3 ही परिवर्तन, हमारा अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव हो, कोई भी परिवर्तन के दौरान जो हमारा कोई भी परिवर्तन यदि होगा वही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अर्थात इनका कहना था कि व्यवहार के
में आए कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। स्पष्ट हो गया? ठीक है। 4 प्रमुख मनोवैज्ञानिक का हम परिभाषा बता रहे हैं यहाँ पर। तीसरा है क्या? विलियम वुडवर्थ। विलियम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कौन? फर्स्ट नंबर में, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विलियम वुडवर्थ का 2 चीज कहना था कि अधिगम जो है वह विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक क्या है? प्रक्रिया है। और दूसरा उनका स्टेटमेंट था कि अधिगम जो है वह नवीन ज्ञान मतलब न्यू नॉलेज एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन मतलब कैप्चर करना, है ना। अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नया ज्ञान, नया एक्टिविटी का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम। और अधिगम किसकी प्रक्रिया है? विकास की। तो ये 3 प्रमुख मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का परिभाषा दिया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए, ये हो गया सर। अब एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और हैं, इनका नाम है गेट्स, है ना। और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है जिनका स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछता है वही हम बता रहे हैं। ठीक है। चौथा हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स। इनका कहना था कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, किसके कारण? जो हमारा शुरू में व्यवहारिक परिभाषा, जो शुरू में हम परिभाषा बताए थे सबको कॉम्बिनेशन करके, तो किनका वर्ड है ये समझिएगा। इसको VVI कर दीजिए, है ना। प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन, क्योंकि व्यवहार में बिना परिवर्तन आए आप किसी भी चीज को लर्निंग नहीं कर सकते। व्यवहार में आए परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो किसके कारण? तो ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। तो ये वर्ड किनका था? गेट्स का। बहुत बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा अधिगम क्या है, उसका अर्थ हमने देखा, व्यवहार में कैसा परिवर्तन, किस किस को परिवर्तन करने से हुआ। फिर अधिगम का परिभाषा हम देखें, क्या परिभाषा था? तो व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। फिर क्रो एंड क्रो का देखें, आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान, है ना। उसके बाद गिलफर्ड का, विलियम वुडवर्थ और कौन? गेट्स का। तो ये 4 मनोवैज्ञानिक का हम देखें कि आपका अधिगम को किस तरह परिभाषित किए। अब हम लोग आते हैं क्या? तो अब हम लोग आते हैं कि अधिगम का 3 चीज़ है। एक, यदि आप क्लास में भी जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को सिखाते हैं तो वहाँ 3 चीज़ आप लोग का हमेशा विजुलाइज होता है कि हम किस विधि से काम करें कि बच्चा सीख जाए। तो विधियाँ ये किस पक्ष में हो, पक्ष भी होना चाहिए, क्या कैसा हो, पक्षीय हो, है ना, किस पक्ष में हो। तो विधि, पक्ष और कैसा टाइप का हो। क्योंकि आप छोटे बच्चों में जाएगा तो उसको सिखाने की प्रक्रिया अलग होगी, बड़ों बच्चों में जाएगा तो अलग होगा, तो अवस्था के अनुसार चलता है। तो हम लोग अभी हम 3 टेबल बनाते हैं, एक पक्ष, एक विधि और एक प्रकार। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे पक्ष स्पष्ट दिख रहा होगा, विधियां ये भी स्पष्ट दिख रहा होगा, और ये है प्रकार। ठीक है, आइए पक्ष में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जी क्रियात्मक पक्ष, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भावनात्मक पक्ष। मतलब 3 संज्ञानात्मक, बाय ब्रेन, है ना, हम लोग किसी चीज़ को ब्रेन से समझा सकते हैं, मस्तिष्क से उसका क्या बुद्धि है,
एक्टिविटी करके भी हम किसी चीज़ को सिखा सकते हैं। कुछ इमोशन कहते हैं कि नाटक करते हैं या कहानी करके बच्चों को कुछ सिखाया जाता है। तो ये 3 पक्ष हुआ। विधि क्या क्या है? तो विधि हम पहला लिख रहे हैं अभ्यास, नहीं सॉरी, पहला चीज हम लिख रहे हैं अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब होता है रिपीटेड, ठीक है। ये कब होता है? तो जब वह इंसान अनुकरण सूझ, देखिए पहले जो लिख रहे हैं वो समझिए। और दूसरा हम लिख रहे हैं अभ्यास, कब? तो जब बच्चा भूलता है। समझिए, अनुकरण जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चों में जाइएगा, आपको क्या कहता है शैशवावस्था में बच्चे जो रहेंगे, तो उसमें आप बच्चों को कैसे सिखाएगा? क्योंकि उस समय उसके मस्तिष्क उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उस समय बच्चा क्या करता है, आप जैसे कोई भी चीज़ को रिपीट करें तो आप ही के शब्दों को रिपीट करके सीखता है ना। जैसा आप बोलते हैं तो रिपीटेड में वो सूझता है, कहते हैं ना सूझना, सूझबूझ करके वो रिपीट करता है और वहाँ पर वो आपका उसी चीज़ को रिपीट करते रहता है। तो अनुकरण रिपीटेड विधि से समझा सकते हैं। अब बच्चा यदि उसको माइंड डेवलपमेंट हो गया तब उसको क्या कीजिए, उसको प्रैक्टिस कराइए उसी चीज़ पर। दो जैसे अब मान लीजिए काउंटिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4, इस तरह करके आप यदि उसको काउंटिंग सिखा रहे हैं तो अचानक काउंटिंग नहीं सीखता है, उसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिपीटेड करना पड़ता है। तो क्यों? चूँकि वो भूल जाता है। तो भूल में अभ्यास और सूझ में अनुकरण। अब इसका प्रकार हम लोग का 3 होता है। कौन कौन होता है? तो पहला जो मेरा प्रकार है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गामक अधिगम। साइड आ रहा है? आ रहा है सर। दूसरा है, ये गामक हो गया ना, हाँ। दूसरा है प्रतिबोधनात्मक। और तीसरा है मेरा प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक। ये कैसे क्या काम करता है इसको हम बताते हैं। तो ये प्रकार हो गया, ये विधि हो गया और ये पक्ष हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर, ठीक है। आइए, तो अभी हम 3 प्रकार देखे थे। पहला कौन सा था? गामक अधिगम। क्या होता है? तो गामक मतलब होता है शारीरिक क्रियाएं। ध्यान दीजिएगा, गामक मतलब होता है शारीरिक क्रिया, है ना। मतलब अब देखिए, अच्छा ये किस अवस्था में होगा ये भी हम लिख देते हैं तो और अच्छा समझा देते हैं इसको। शैशवावस्था, शैशवावस्था, है ना। ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कोई बच्चा जन्म के बाद से आपका 5 साल तक कोई बच्चा शैशवावस्था में आएगा, तो पढ़े आप लोग। तो शैशवावस्था में बच्चा यदि आप उसको सिखाने जाइएगा तो उसका कौन सा प्रकार वह काम करेगा? तो वह बच्चा सीखता है कैसे? मान लिया जाए आप कहीं पर, जैसे देखिए यहाँ आपका कोई बच्चा है, सपोज किया जाए, है ना। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो बच्चा को यहाँ से ऑब्जेक्ट लाना है, वस्तु को लाना है, यहाँ के उसके पास जाना है। तो क्या करेगा बच्चा? तो वो बच्चा क्या उसको उसके पास, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे के पास मस्तिष्क की सूझबूझ उतनी होती नहीं है, तो वो क्या करता है, शारीरिक एक्टिविटी करता है। वही गामक कहलाता है साइकोलॉजी वर्ड में, ठीक है। तो वह बच्चा क्या करता है कि आपको वहाँ पर उस समय उतना दिमाग नहीं लगाता है कि मान लीजिए कि ऊपर में वस्तु है तो हमको नीचे से ऊपर जाना होगा, कैसे क्या करना होगा, है ना। तो बच्चा शरीर से ही शारीरिक क्रिया करते 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 बच्चा कभी ऐसे आ जाता है, कभी ऐसे आता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, तो यहाँ आता है और इस वस्तु के पास चला आता है। तो ये जो हमारा एक्टिविटी है किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। कैसे? तो शारीरिक क्रिया करके। तो गामक अधिगम क्या है यदि आपका परिभाषा पूछेगा तो शैशवावस्था में, याद रखिएगा, शैशवावस्था में कोई बच्चा शारीरिक क्रिया करके यदि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो वह अधिगम कहलाता है क्या? गामक अधिगम, है ना। चलिए, दूसरा हमारा आता है, क्या था? प्रतिबोधनात्मक अधिगम। प्रतिबोधनात्मक अधिगम क्या होता है ये चीज? देखिए, प्रतिबोधनात्मक में एक वर्ड आता है संप्रत्यय। एक वर्ड आता है संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, संप्रत्यय का अर्थ होता है, संप्रत्यय साइकोलॉजी वर्ड है,
यदि हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है मस्तिष्क में बनने वाला बिंब, इमेज, बिंब। कहने का अर्थ हुआ कि शारीरिक क्रिया करता है, चूंकि उसमें उसके दिमाग में किसी भी चीज का, वस्तु का, ऑब्जेक्ट का उसका प्रतिबिंब या बिंब नहीं बन पाता, तो इसलिए शारीरिक क्रिया करता है शैशवावस्था में। लेकिन जब बच्चा शैशवावस्था के पार, अर्थात यह जो होगा वो किस अवस्था में होगा, यहाँ ये भी पॉइंट बन गया, किस अवस्था में होगा, बाल्यावस्था में। तो जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है तो आप देखते होंगे कि आफ्टर 5 ईयर में हमारे जो बच्चे होते हैं 6, 7, 8 के या 6, 7, 8 ईयर के बच्चे जो होते हैं, अर्थात क्लास हम देखें, क्लास यदि देखें स्कूल में तो हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 का। तो उसमें आप बच्चा क्या होता है, उसमें आप जाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। उसमें बच्चे को क्या करना होता है, तो बच्चा को A फॉर एप्पल है तो बस वह बच्चा वस्तु को देखता है और देख करके वो अपने माइंड में लाता है। तो अब आप वो कहीं भी आप उसको बोलिएगा बताइए बाबू क्या है, तो बोलेगा ए फॉर एप्पल। तो कब, जब उसके मस्तिष्क में वह वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन जाता है, बिंब, वो समझने लगता है, अर्थात वह कहलाता है साइकोलॉजी वर्ड में संप्रत्यय। होता क्या है, बाल्यावस्था में। ठीक है, तो अर्थात प्रतिबोधनात्मक अधिगम का क्या परिभाषा होगा, तो जब बच्चा किसमें हो, बाल्यावस्था में जब हमारा कोई बच्चा है तो उसमें उस बच्चे में मस्तिष्क में बनने वाले बिंब, अर्थात संप्रत्यय के आधार पर व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। तो ये दो चीज हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर, अच्छी बात है जी, हो गया। तो चलिए अब तीसरा जो मेरा प्रकार आता है वो है संकल्पनात्मक अधिगम, है ना। इसमें देखिए जो बिंदु है संकल्पना, संकल्पना साइकोलॉजी वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क कैसे लिखते हैं, मस्तिष्क देखिए कभी कभी हो जाता है, अच्छा खैर कोई दिक्कत नहीं। मस्तिष्क में क्या, बस विषय वस्तु, समझिएगा हम क्या लिखें, ध्यान दीजिए। मतलब अब जब बाल्यावस्था में था तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर, चूंकि वस्तु को देखता है तो हो जाता है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था के पार कर जाए, मतलब कौन सा अवस्था, किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में जब बच्चा आ जाएगा तब वह बच्चा मस्तिष्क, विषय वस्तु मतलब क्या होता है, उस चीज को समझने लगता है, सूझबूझ उसमें आ जाता है ना। किशोरावस्था में मान लीजिए आप 2 3 में 1 2 में गए, तब वो आप कौन सा लगाए थे मेथड, कौन सा, प्रतिबोधनात्मक में, है ना। और बच्चे में आपने, यदि आप देख रहे हैं प्ले का बच्चा, तो कौन सा देखे थे, गामक अधिगम। अब तीसरा चीज हम देख रहे हैं कि नहीं, हम 5 6 में आ गए हैं या 6 7 8 में आ गए, तब कौन सा मेथड काम करेगा, संकल्पनात्मक। वहाँ पर आपको संकल्पना, वहाँ पर आपको यदि सिखाना है तो उस बच्चों में क्या कीजिए कि उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी दीजिए, चूँकि समझता बुझता है। अर्थात मस्तिष्क में किसी भी चीज़ के बारे में आप विषय वस्तु के बारे में यदि जानकारी देते हैं तो वह कहलाता है साइकोलॉजी वर्ड में संकल्पना, है ना। और यह अवस्था किसमें होता है, किशोरावस्था में होता है। अर्थात संकल्पनात्मक अधिगम का यदि कोई परिभाषा आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा कि किसी भी बच्चे में यदि वह किशोरावस्था में है तब उसके मस्तिष्क में यदि विषय वस्तु के आधार पर, अर्थात संकल्पना के आधार पर व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, संकल्पनात्मक अधिगम। तो आप तीनों एज के अनुसार हमने बांटा, क्या, तो एक बार रिवीजन, शैशवावस्था में गामक अधिगम, शारीरिक क्रिया, हो गया स्पष्ट। दूसरा बाल्यावस्था में प्रतिबोधनात्मक अधिगम, संप्रत्यय जो मस्तिष्क में बनता है, इमेज, है ना। अब विषय वस्तु यदि बन जाता है संकल्पना के आधार पर, किशोरावस्था में संकल्पनात्मक अधिगम। तो ये हमारा 3 टाइप था अधिगम का, स्पष्ट है। चलिए, स्पष्ट है सर। अब हम लोग आते हैं अधिगम के विशेषता। हमने एक टॉपिक लिखा, अधिगम की विशेषता, कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, है ना।
क्या क्या विशेषता है, हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है, सही बात है। बिना आप कोई भी क्लास जा रहे हैं तो बिना आप कोई उद्देश्य के ही जा रहे हैं क्लास, या तो सिखा, यदि आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो कुछ तो आपका उद्देश्य होगा, है ना। चलिए तीसरा, अधिगम जन्म मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। ऐसा नहीं है कि आप अभी सीख रहे, बच्चा भी सीख रहा है अभी, वही सीखने का प्रक्रिया सबका अलग अलग है। बुजुर्ग हैं वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। चौथा, यह मतलब क्या हो गया, अधिगम, यह क्रियात्मक प्रक्रिया है, यह क्रियात्मक प्रक्रिया है। पांचवा क्या है, तो यह सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। एक वर्ड आ गया सकारात्मक, एक आ गया नकारात्मक। ये कैसे है, सकारात्मक मतलब आप ये नहीं समझे पॉजिटिव सोच रहा है निगेटिव सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको जब इसके जस्ट बाद आता है अधिगम का वक्र, इसको हम देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लिया जाए कोई बच्चा 1 घंटा में एक अध्याय, 1 घंटा में 1 अध्याय सीख रहा है, 2 घंटा में 4 अध्याय सीख रहा है, 3 घंटा में 6 अध्याय। तो उसमें देख रहे हैं कि सीखने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि सीखने की प्रवृत्ति अर्थात अधिगम की मात्रा यदि आपका बढ़ रहा है तो सकारात्मक, यदि घट रहा है तो नकारात्मक, वो बताता है ना। चलिए ये हम आगे स्पष्ट इसको करेंगे, फिलहाल अभी लिख दिए हैं। छठा है आपका, इसमें इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें अध्यापक मित्र मंडल तथा परिवार को प्रभावित करते हैं। कैसे, देखिए अब ये 3 वर्ड हमने लिखा। जैसे मान लिया जाए आप कोई एससीपी या क्लास या कहीं भी आप क्लास ले, बच्चों का क्लास यदि ले रहे हैं तो उसके 8 घंटे हैं, 8 घंटे में प्रत्येक घंटे में अलग अलग टीचर जाएंगे, तो अलग अलग टीचर के सिखाने की प्रक्रिया अलग अलग होगी, क्योंकि उनके व्यवहार में बिहेवियर, चूँकि व्यवहार में ही तो परिवर्तन लाने की प्रक्रिया तो अधिगम है ना, तो उनका अलग अलग प्रैक्टिस अलग अलग उनका सिखाने का होगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो सीखता कैसे है, तो डिपेंड करता है 3 चीज़ पर, याद रखिएगा बच्चे, किस पर, टीचर पर, वह किस मित्र मंडल मतलब किस संगति में रहता है, किसके अनुसार कौन सा मित्र मंडली में रहता है, अच्छे के साथ कि बुरे के साथ, बुरा चीज़ ही सीखेगा, और परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा है, ये 3 चीज़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये था हमारा अधिगम का क्या विशेषता। और भी 2-3 विशेषता है, याद रखिएगा। यह हमेशा नवीन नहीं होता है, यह सदैव नवीन नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं जरूरी कि पुराने वाले आप सिखाने की प्रक्रिया से भी आप सिखा सकते हैं ना। तो ये मेन 6 विशेषता इसका अधिगम का था। क्या क्या है, तो अधिगम एक प्रक्रिया है, यह हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, जन्म मृत्यु तक ये सीख सकते हैं आप, यह क्रियात्मक प्रक्रिया है, ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। कैसे, तो हम बताए भी थे, लेकिन इसको एक वक्र से बताएंगे तो और अच्छा समझिएगा। इसमें अध्यापक मित्र मंडल और परिवार को प्रभावित करते हैं। तो आज हम देखें कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषा क्या होती है, कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम की परिभाषाएं क्या है, फिर उसके पक्ष क्या है, विधि क्या है, प्रकार क्या है, विशेषता क्या है। यहाँ तक मेरा पार्ट 1 अधिगम का है। अगला पार्ट 2 आपको एकदम जरूरी देखना है, और पार्ट 2 में हम एक चीज़ बताएंगे, यहाँ लिख देते हैं, वो है हमारा अधिगम का वक्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत है। कर्व ऑफ क्या, लर्निंग, है ना, ये हमको समझना होगा कैसे क्या होता है, कर्व क्या, ये किसके किसके बीच कर्व होता है। तो मैं एक छोटा सा इसमें चीज़ बता देता हूँ कि इसमें 2 चीज़ का हम उल्लेख करेंगे, एक समय का और एक अधिगम की मात्रा का। मतलब समय और मात्रा के बीच जो हमारा कर्व होगा वही कहलाएगा अधिगम का वक्र, लेकिन अब पार्ट 2 में इसको हम डिटेल अच्छा से करेंगे, ठीक है। तो आज अधिगम का यहीं तक रहेगा, विशेषता तक। तो हम 2 मिनट में इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या बताएं कि
कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, इस व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन में 3 चीज़ों का उल्लेख ज़्यादा होता है: अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अर्थात परिभाषा यदि आपसे पूछे तो बोलिएगा कि व्यक्ति के अभ्यास, व्यक्ति के व्यवहार में उसका परिभाषा क्या हो जाएगा? हाँ, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग? है अधिगम कहते हैं। इसमें कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार जानिए। क्रो एंड क्रो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो बोले थे कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान को अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। फिर गिलफोर्ड का था कोई भी परिवर्तन से आप कर लीजिए। फिर विलियम वुडवर्थ था कि विकास का प्रक्रिया है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, है ना। उसके बाद मेन आपका चौथा था क्या? गेट्स के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट है, गेट्स के अनुसार था कि प्रशिक्षण और अनुभव, ये 2 वर्ड कौन लाए थे? गेट्स, है ना। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा ही हमारा व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। फिर हमने देखा पक्ष, तो 3 पक्ष, संज्ञानात्मक और आपका क्या? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्या था? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पक्ष। विधि में आपका क्या था? पहला अनुकरण विधि सूझ, अभ्यास विधि भूल। और प्रकार में कौन कौन? गामक अधिगम और आपका प्रतिबोधनात्मक और गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक और संकल्पनात्मक। गामक अधिगम शैशवावस्था में शारीरिक क्रिया से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या था आपका? दूसरा था प्रतिबोधनात्मक अधिगम। उसमें क्या था? प्रतिबोधनात्मक अधिगम में है हमारा बाल्यावस्था में, और वो होगा कैसे? तो मस्तिष्क में जब हमारा किसी चीज़ का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात संप्रत्यय। तीसरा था संकल्पनात्मक में संकल्पना, मस्तिष्क में विषय वस्तु बन जाए, और वो हमारा क्या होना चाहिए? किसमें? किशोरावस्था में। स्पष्ट है। उसके बाद विशेषता में क्या है कि अधिगम एक प्रक्रिया है, यह हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, यह जन्म मृत्यु तक चलता है, यह क्रियात्मक प्रक्रिया सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है, डिपेंड करता है अध्यापक, मित्रमंडल और परिवार पर। तो आज के इस YouTube चैनल पर आपको अधिगम का पार्ट 1 वीडियो बताया गया है। अगले हम जो पार्ट 2 लाएंगे उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, और उसको देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। यदि आपको समझ में आया है तो, और नहीं आया है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। गुड नाइट। बाय बाय।